आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी जो ये डायग्राम आपको यहाँ नजर आ रहा है, उसमें अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको जब डीएनए एनालाइज करना है तो डीएनए के स्ट्रक्चर को कहाँ एनालाइज करेंगे। एक्चुअली ये रहा आपका डीएनए, बट जितना सिंपल आपको नजर आता है उतने सिंपल तरीके से ये डीएनए प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। और यही डीएनए जो है आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये एक बार और मैंने थोड़ा आपको बता रखा है, लेकिन वैसे हमने थोरोली नहीं किया है इसको, तो वापस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये डीएनए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो डीएनए है आखिर इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट कैसे है, किस तरीके से ये इस क्रोमोसोम के अंदर अपने आप को सुपर कोइल करके रखे हुए हैं। तो इसको समझने की सीरीज में सबसे पहले आपको ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद करना है। जब भी मैं बच्चों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाती हूँ तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो इसका आंसर ये है, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन इज द परफेक्ट टाइम टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए सबसे जो परफेक्ट टाइम होता है वो ठीक सेल डिवीजन के पहले का होता है। उसके पहले अगर आप कभी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे उलझे हुए थ्रेड्स की तरह अपीयरेंस ये माइक्रोस्कोप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सी चीज है यहाँ पे, तो मैं आपको याद दिला दूं जो आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ते आए हैं 11th क्लास में सेल डिवीजन के टाइम में। उसमें आप लोग क्या करते थे, ये क्रोमोसोम आपने देख रखा है। देखिए, इस क्रोमोसोम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम है इसी के बारे में मैंने आपसे पूछा कि ये क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छा कब दिखेगा। अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे तो आपको एक ही आंसर देना है, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। अब यहाँ पे इसके बीच में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है दैट इज सेंट्रोमियर। फिर क्या है, इसके पास आर्म्स है इसके। ये बात अलग है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया है, तो हमने एक को शॉर्ट आर्म बोल दिया, एक को लॉन्गर आर्म बोल दिया है। और यहाँ जो ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जो इसकी आर्म्स है इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। यही जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसी को आप एक्चुअली इस डायग्राम में देखते हैं। लेकिन हाँ, आपने जब बनाया है, जब ड्रॉ किया है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने ऐसा ही शेप बनाया है, ठीक है, जब डायग्राम की बात करी जाए। लेकिन अब जो देख रहे हैं ये आपके समझ के परे आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या ये स्ट्रक्चर है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो एक बात समझेंगे सबसे पहले, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे पहली बात ये है कि सुपर कॉइलिंग क्या हो रही है, ये सुपर कॉइलिंग हो रही है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो सुपर कॉइलिंग आपको दिख रहा है, अगर उसके थ्रेड को भी निकाले ना, यहाँ देखिए उसके थ्रेड को निकाल के, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट थ्रेड दिख रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको फिर समझने में दिमाग तब खराब होता है जब आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि ये और भी ज्यादा यहाँ पे कॉइलिंग किए हुए हैं। मतलब जो आपको एक सिंपल थ्रेड की तरह दिख रहा था उसके अंदर भी बहुत सारे कॉइल्स अवेलेबल हैं। मतलब अभी तक आप सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़े हैं, तो आपको क्या पता चला भाई इसमें इतनी सुपर कॉइलिंग करके रखी हुई है। फिर आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे कॉइल्स थे उसको थोड़ा सा और सुलझाते हुए उसको और ध्यान से आपको एनालाइज करना है। तो अभी आपको जो यहाँ पे एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली इट्स क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। फिर आप देखेंगे ध्यान से भाई एक क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्या है। तो आपको एक और बात यहाँ पे नजर आएगी कि एक जो क्रोमेटिन फाइबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अंदर एक्चुअली एक बॉल जैसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और इसके चारों तरफ जो रैपिंग हो रखी है वो डीएनए की हो रखी है। किसकी हो रखी है, डीएनए की हो रखी है। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पे वो हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है वो, हिस्टोन प्रोटीन वहां पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द हिस्टोन विच इज सराउंडेड बाय डीएनए।
या what is the term for the DNA that surrounds the histone protein? दोनों ही बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक बात का यहाँ पे पता चलेगा कि ये आप जो एक न्यूक्लियोसोम जो वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या है ये जो यहाँ पे ये रेड कलर का जो रैपिंग हो रखा है, एक्चुअली इट्स डीएनए। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। ये देखिए ये डीएनए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपर साइड में 1, 2, 3 और 4 बॉल्स नजर आ रहे हैं। 1 लोअर साइड में 1, 2, 3 और एक बैक साइड में, मतलब 4 अपर साइड में, 4 लोअर साइड में। तो 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। तो अगर आज की बात से कोई आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियोसोम, तो आपका आंसर है वन न्यूक्लियोसोम। तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, सीधा सीधा पहले आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन वन हिस्टोन प्रोटीन। तो 8 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग इसको हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टा मतलब 8 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है ना, जैसे टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मीन्स 2। तो उसी तरीके से ठीक, जब हम यहाँ पे ऑक्टा टर्म के बारे में बात करते हैं तो ऑक्टा मतलब 8 होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 8 आपके पास अवेलेबल है, बॉल की तरह जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये एमिनो एसिड्स है। क्या है ये? एमिनो एसिड्स है। मतलब कोई आपसे पूछे कि वन हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें आपको कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे, तो इसमें जो अमीनो एसिड्स का नंबर है वो 8 है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, पूरे के पूरे ऑक्टामर को एक बॉल की तरह आपको शो किया जा रहा है इस प्रीवियस पेज के इमेज में। ये देखिए जो आपको ये ब्लू कलर का बॉल सा दिख रहा है ना, एक्चुअली दैट इज दिस हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको समझ आ गया होगा इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे बॉल की तरह बना के हमने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, फिर क्या किया हमने, बोला अच्छा ये जो बॉल है ना इसको निकाल के बाहर करते हैं यहाँ से। हिस्टोन को हमने बाहर कर दिया। हिस्टोन को हमने बोला भाई ऐसा है तुम यहाँ से बाहर जाओ, अभी हमें ये देखना है कि डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। अब जाके इतनी कॉइलिंग को, इतनी सुपर कॉइलिंग को ओपन करने के बाद तब जाके आपको कौन मिलता है? ये डीएनए हेलिक्स मिलता है। जैसे गोल चक्कर वाली सीढ़ियां होती है ना, जिस लैडर पे आप चढ़ते हैं, शॉप वॉप के बाहर जो लगी होती है, जगह बचाने के लिए उन्होंने उसको लगाया होता है। ठीक है, तो ठीक उसी को एनालाइज करना है। उसी तरीके से यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि ये 2D पेपर पे दिखाना बहुत मुश्किल है। तो 2D पेपर पे क्या करते हैं, ऐसा डायग्राम बना के काम चलाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो पेयर हो रखे हैं नाइट्रोजनस बेसिस है। क्या है ये? नाइट्रोजनस बेसिस है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले से सिखा रखा है, आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी सीख रखा है, पहले भी मैंने आपको सिखा रखा है कि जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, तो आपके पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ही है। अभी हम आरएनए नहीं पढ़ रहे तो हम यूरासिल का नाम नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि अभी हम डीएनए की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यूरासिल का कोई भी जिक्र नहीं होगा। मैंने सबसे पहले हेडिंग दे रखा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो जैसे ही डीएनए बोला जाए मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे यूरासिल का कोई काम ही नहीं है, हमने यूरासिल को यहाँ पे आउट कर दिया है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन्होंने खुद को इस डीएनए के स्ट्रैंड में पेयर करके रखा हुआ है। अगर एडेनिन होगा तो हमेशा ही थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। ये मैंने आपको जब साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए सिखाया था तब मैंने आपको सिखा रखा है। अगर बाय द वे कोई बच्चा एब्सेंट हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये सब कुछ आप पहले से सीख चुके हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। Adenine always pairs with thymine by double hydrogen bond, while cytosine always pairs with guanine by triple hydrogen bond. यहाँ पे 2 था तो मैंने
ये तीसरा एक बना दिया था आपको समझने के लिए, मैंने बोला कॉपी में ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो गलत ही याद रह जाएगा फिर। और चार्गोट साहब के हिसाब से क्या है कि जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट थाइमिन का होगा, जितना अमाउंट गुआनिन का होगा उतना ही अमाउंट साइटोसिन का होगा। मतलब जो जिसके साथ पेयर करेगा उसका अमाउंट परसेंटेज का उतना ही होगा। ठीक है, इस पे आपने क्वेश्चंस भी कर रखे थे। एज फॉर एग्जांपल मैंने पूछा एडेनिन 20% है तो साइटोसिन कितना होगा, एडेनिन इज 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, बिकॉज एडेनिन इज 20 so thymine becomes 20, 20 plus 20 is equal to 40, so C plus G is equal to 100 minus 40 is equal to 60, so cytosine becomes 60 by 2 is equal to 30। ऐसे करके आपने इसके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल्स भी कर रखा है आपने, तो मुझे नहीं लगता इसको समझने में आपको या किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। और ये जब आप साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे थे तो वहां भी देखिए मैंने आपको ये बात सिखा रखी है। मैंने आपको ये भी बोला था पढ़ाते वक्त कि कॉपी में इसको बना जरूर लेंगे अपने रेफरेंस के तौर पे, इसको हमेशा याद रखने के लिए। एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हाइल साइटोसिन ऑलवेज बाइंड्स विद गुआनिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बना रखा है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि ये जो पेयर्ड यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ इस तरीके से, जैसे लैडर के स्टेप्स होते हैं ना उसी तरीके से। और हाँ एक चीज और है, आपको अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा, एक मिसलीडिंग सा ये लग रहा होगा कि इसका डिस्टेंस कम है इसका ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। सब के सब इक्वल होते हैं। जैसे एक गोल चक्कर वाली सीढ़ी हो, लैडर हो, आप उसको सामने खड़े होके देखेंगे तो ऐसा ही तो दिखता है। ठीक वही कंडीशन वही हालत इसकी भी है। लेकिन जब आप वन बाय वन उस पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ, तब आपको एक बात का पता चलता है। आप बोलते हैं अच्छा सारे के सारे स्टेप्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस के हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर हैं सब के सब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे अवेलेबल है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोग चल रहे थे पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट की तरफ। अगर हम इसको सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेसिक स्टोरी कौन सी आती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। सबसे पहली चीज है भाई, पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप पढ़ रहे हैं तो पहले एक न्यूक्लियोटाइड तो बनाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। अब कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए आर नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। हाँ, डीएनए है तो हम मात्र यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करेंगे और किसी चीज की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, ये वाला जो है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में भी इसका इस्तेमाल करेंगे एज इट इज, जैसे आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। जब आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए एग्जाम में लिखने को आएगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैसे मैं फटाफट बता देती हूँ आपको, देखिए। इसमें से सिर्फ हमें क्या हटाना पड़ेगा, एक यहाँ से यूरासिल हटाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम आरएनए की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डीएनए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहीं से बनेगा। तो एक मैंने क्या किया, यहाँ से यूरासिल हटा दिया पहली बार। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से राइबोसुलर हटा दिया। बाकी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारी चीजें देखिए परफेक्ट, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ये भी ठीक है। कोई डीएनए पढ़ रहे हैं तो अलग से डीएनए का पैकेट बता देंगे। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट टॉपिक वही चल रहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहाँ हम लोग कर देंगे 1 न्यूक्लियोटाइड बेसिक 3 कंपोनेंट्स। अब आपने स्टेटमेंट बनाने की बजाय क्या किया, जो 3 कंपोनेंट्स है उसको आपने भी नीचे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, यही बोलना था। ये है इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको आता है ऑलरेडी।
एज इट इज जैसे है वैसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। अभी आपने क्या किया, अगर हम डीएनए का स्ट्रैंड देख रहे हैं, अगर आपने एक ऐसे मोतियों की माला ली है, एक ऐसा पेंडेंट लिया है आपने जिसमें जो मोतियों वाली माला है उसके दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड एक साथ हैं, उसमें से मात्र आपने एक की पढ़ाई करी है। फिर अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि डीएनए कंटेन्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। So nucleotides are the monomers of डीएनए। ये बना दिया आपने। इसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे इसके ऊपर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहा है। समझाया है मैंने आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट की तरफ, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है उसमें आपको अब हम लोग वन न्यूक्लियो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वन न्यूक्लियोसोम है ये। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डीएनए रैप्स हिस्टोन octamer to form one न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम बना है, अभी बार बार मैंने रिपीट करा है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। और जब मैं 11th में पढ़ा रही थी तब भी और शुरू में भी मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर आपसे कोई पूछे, मतलब क्या समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एक तो ये डीएनए जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और दूसरा जहाँ पे डीएनए की रैपिंग खत्म हो रही होगी पिछले साइड में, यहाँ पे बैक साइड में, ठीक है। तो इसके बीच के नाइट्रोजनस बेसेस को जब गिना गया तो पता चला कि इनका नंबर कितना है, 200। बेस पेयर्स बोल रही हूँ मैं, 200 क्या है यहाँ पे, बेस पेयर्स, ठीक है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटा लिख लेंगे, वन न्यूक्लियोसोम contains 200 या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, 400 बेसिस। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे स्टॉप करके मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दिया, आपने पहले भी कर रखा है। ये क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 18 न्यूक्लियोसोम्स। क्या होगा आंसर? मैम एक बार पिछले वाला पेज दिखाओ। हाँ मैं कर देती हूँ।
मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि एक न्यूक्लियोसोम में या तो 200 बेस पेयर्स होंगे या 400 बेसिस होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। यस मैम। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके पास। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, और ये क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 18 न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, तो आपको पता है, 36 हाँ ठीक है, वन न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, हमारे से यहाँ पे बेस पेयर पूछ रहा है तो मैं यहाँ से बेसिस हटा देती हूँ, बिकॉज वन न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स, सो 18 न्यूक्लियोसोम्स यहाँ हो जाएगा आपका 18 into 200। पता है आंसर आपको? 3600 या 3600। बेस पेयर्स पूछा तो बेस पेयर्स। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लेंगे इसको हम लोग। हो गया ये? अब ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं, क्योंकि हिस्टोन 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 बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कशन। Eight amino acids. सवाल ये उठता है कि इस हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आ गया यहाँ पे? उसका आंसर ये है कि डीएनए जो है ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इसको किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रलाइज होने की जरूरत होती है। और न्यूट्रलाइज होने की जो जरूरत होती है, तो यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर आपकी बॉडी में पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज घूम रहा हो तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज अगर पूरा का पूरा घूम रहा हो आपकी बॉडी में तो क्या होगा? सोचिए, आप सरवाइव कर पाएंगे? नो। है ना? तो उसको न्यूट्रलाइज कर, हाँ एक और चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पर्सन है अगर जिसको कि करंट लग रहा हो, या गलती से किसी ऐसी चीज पे हाथ चला गया हो कि अचानक से, और हाँ एक चीज और है, पता नहीं आपने कभी ऐसा फील किया या नहीं, नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। कोई ऐसा पर्सन हो ना जिसको करंट लग रहा होगा ना, अगर आप उसका हाथ टच कीजिएगा ना तो आपकी बॉडी में भी करंट आएगा। कभी हुआ है किसी के साथ?
यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? अब ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने लगिएगा, मैं पूछ रही हूँ ऐसे, ठीक है? अगर कोई ऐसा हाँ पर्सन हो तो उसमें अगर करंट पास हो रहा हो, अगर आप उसका तो आपने देखा होगा कि उसका हाथ पकड़ के नहीं खींचता कोई। आपने हमेशा देखा होगा कि एक लकड़ी के डंडे वगैरह से उसको वहां पे पीटते हैं, मतलब उसको नहीं पीटते, वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, जिस वायर वगैरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, ठीक है? तो उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है कि आपकी बॉडी में खुद अब जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, आपकी बॉडी में चलता फिरता जो है नेगेटिव आयन का वहां पे सोर्स है। कौन नेगेटिव? कौन है? पूरा का पूरा डीएनए, ठीक है? तो इसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा इसको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। DNA is negatively charged, so it is neutralized by stored। हाँ, पॉजिटिवली चार्ज लिख देती हूँ तब ज्यादा एग्जैक्ट हो जाए। हो गया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या? चलिए, अब देखिए, जब आपने उसकी बात करी है तो हम लोग वन क्रोमेटीन की बात करते हैं, लेकिन वन क्रोमेटीन को समझाने के पहले मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ। चलिए, ड्रैग नहीं हो रहा तो एक स्क्रीनशॉट से काम चलाते हैं हम लोग। देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला जो इमेज है यहाँ पे ये दिख रहा है हाँ, है ना? कैसा लग रहा है ये देखने में? जो भी आपका ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताइए, कैसा दिख रहा है आपको हमें माइक्रोस्कोप पेट के? की तरह लग आपको ऐसा लग रहा होगा देखने से कि थ्रेड के अंदर यहाँ पे जगह जगह पे ये बीड्स लगे हो, नहीं लग रहा? रही है। लग रहा है ना? तो इसको हम बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। लेकिन एक और चीज यहाँ पे वार्निंग है आपके लिए, क्वेश्चन की तरह आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी कराया था, ये जब मैं ये क्वेश्चन लिखूंगी तभी आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, which of the following
poses beats on a string like appearance under microscope. क्वेश्चन हो गया। इसके ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, और देन लास्ट ऑप्शन इज क्रोमैटिन। अब बताइए, बहुत ही नियर के ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डीएन और बाकी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी देखिए, फिर से वापस मुझे उसी पेज पे जाना पड़ेगा। देखिए अभी अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, तो अच्छा ये आपका रहा क्रोमोसोम। ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यस और नो, शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा ना ये। फिर आपका यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन इज डीएनए। क्या ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है? नो। फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एक, जो यहाँ पे हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए रैप हो रखा है ना। अब न्यूक्लियोसोम बात कर रहे हैं तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अकेले इसकी बात कर रहे हैं ये तो नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एक थ्रेड के अंदर बहुत सारे बीट्स लगे हुए हैं, मतलब अभी इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? क्रोमैटिन है। ये क्या है? ये क्रोमैटिन है। ये वन क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, तो इसका सब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत ही नियर के ऑप्शंस है। इसमें 99% बच्चे गलत करके आते हैं, सबको लगता है डीएनए। अगर एक जीन लिख दो तो जीन पर भी टिक कर देते हैं बच्चे, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन हो जाएगा। समझ आया आपको? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्रोमैटिन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आखिर वो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बस इसकी बात कर रहे हैं हम। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये नाम सुनते के साथ आज की बात से आपको क्या समझना है कि हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्रोमैटिन के बारे में लिखने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि कई बार समझा भी देती हूँ तब भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो पहले डाउट ही क्लियर करती हूँ, उसके बाद में लिख देती हूँ। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का, बाद में कॉपी भी कर लेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल रियल माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर जो दिखता है एज इट इज यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये सारे बीट्स हैं। किस में लगे हुए? तो स्ट्रिंग्स में लगे हुए। किस में लगे हुए? स्ट्रिंग्स में लगे हुए, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? डीएनए। ये सब डीएनए है, और बीच बीच में जहाँ पे आपका न्यूक्लियोसोम को जोड़िएगा तो वन क्रोमैटिन तो बनेगा ही। तो ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो करने का काम करता है। तब हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर भी, क्रोमैटिन chromatin poses beads on a
string like appearance. Under microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेगा, आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस के शो करता है। ड्यू टू चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। फिर इसके बाद अब आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। नेटवर्क contain aggregates of many chromatin fibers. यहाँ तक समझ आया सबको? हमने सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है इसकी पढ़ाई करी है। बिल्कुल सिंपल से लेके चले थे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक हमने किया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। क्लियर है बिल्कुल? Yes. चलो। एक अब इसके बाद क्या है, जैसे ही क्रोमेटिन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये अपने साथ एक और टॉपिक लेके आता है। यहाँ पे एक आपके पास टॉपिक क्या है, ये जो क्रोमेटिन है आपके पास, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक है यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखिए, हमेशा याद रखेंगे कि यूक्रोमेटिन जो है, क्योंकि हम तो क्रोमेटिन का नेटवर्क बना रहे हैं, तो यूक्रोमेटिन जो होगा ये ऐसे लूजली पैक्ड होगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे 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 थ्रेड उलझाया, लेकिन ये लूजली पैक्ड है। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसली पैक्ड होगा। ये कैसा होगा, ये डेंसली पैक्ड होगा। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ज्यादा स्टेन की, मतलब बायोलॉजिकल, अगर हम इसको कलर करने की सोचे तो इसको ज्यादा स्टेन यूक्रोमेटिन को चाहिए कि हेट्रोक्रोमेटिन को चाहिए? ज्यादा स्टेन की जरूरत किसको पड़ेगी? सोचिए, यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि वहां पे वो डेंसली पैक्ड है। कैसा है? डेंसली पैक्ड है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक वर्क दे दूं कि भाई यूक्रोमेटिन के भी बॉन्ड्स को तोड़ना है और हेट्रोक्रोमेटिन के भी बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो किसके बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक डाउन होंगे? यूक्रोमेटिन। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से हम एक और पॉइंट निकालेंगे कि यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड व्हाइल हेट्रोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड। दूसरा पॉइंट जो आपने खुद आंसर दिया है
मैंने यहाँ जो आपको दिख रहा है यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड while heterochromatine is densely packed, so euchromatin requires less stain while heterochromatine requires more stain. अभी अभी जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसके बॉन्ड इजीली टूटेंगे तो आपने बोला यूक्रोमैटिन, बिल्कुल सही। मैम तो क्योंकि जब यू यू क्रोमेटिन बहुत लूजली पैक्ड है। हाँ लूजली पैक्ड है, तो इससे एक और पॉइंट आगे जाके निकलेगा, हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव व्हाइल हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। मेरी बात समझ आई? दोनों का बिल्कुल सही में अपोजिट पॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसी का हम लोग एक साइड का पॉइंट लिखते हैं, दूसरी साइड अपोजिट कर देंगे। देखिए पहला पॉइंट आपने बोला, इसकी बात कर रही हूँ क्रोमैटिन की, लूजली पैक्ड। ठीक। दूसरी बात आपने क्या करी यहाँ पे, जब लूजली पैक्ड है तो रिक्वायर्स लेस स्टेन। जब इसको लेस स्टेन की जरूरत है और लूजली पैक्ड है, तो यहाँ से एक और बात निकल के सामने आएगी, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हो गया ये? अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हेट्रोक्रोमैटिन। अब जो यहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पे अपोजिट कर देते हैं। ये जो लूजली पैक्ड है इसको हम यहाँ कर देंगे डेंसली पैक्ड। रिक्वायर्स लेस स्टेन को कर देंगे रिक्वायर्स मोर स्टेन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव को बना देंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। कितना इजी हो गया बताइए, 1 मिनट भी नहीं लगा, तुरंत हो जाएगा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन मैम। हो गया? इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ये आपका टॉपिक जो शुरू से लेके अभी तक मैंने लिखा है, अगर आपके एग्जाम में आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोलने का मतलब है कि आखिर एक डीएनए को, जो कि एक सेल के अंदर अगर आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये लमसम 2.2 मीटर का लेंथ दे रहा है। ठीक है, उसको एक तो बेचारा जो सेल है वो तो माइक्रोस्कोपिक है, ये न्यूक्लियस तो दिखने का सवाल ही नहीं उठता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपने डीएनए को रख रखा है। तो एक चैलेंजिंग चैलेंजिंग क्या, सुपर 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 चैलेंजिंग जॉब है कि हम इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर समेट के रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी सुपर कॉइलिंग करने की सही में जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसको किस चीज का नाम देते हैं, हम लोग इसको कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसे कैसे, अगर आपको कहीं बाहर टूर पे जाना हो, तो घर में आप रह रहे हैं तो आपके सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जाना हो टूर पे तो आप तो ये सोच समझ के एक छोटे से सूटकेस में अपना सारा सामान जो ऐसे अरेंज करते हैं कि उस छोटे से जगह में आ जाए। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, ठीक तैयारी और पैकेजिंग किसको करनी है, डीएनए को करनी है कि वो कैसे कम से कम जगह में अपने आप को अरेंज करके वहां पे रख सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, एज इट इज जैसे ये है वैसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है। समझ आया सबको?